किसानों को लिखित में प्रस्ताव दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एमएसपी के साथ जो है कोई भी छेड़खानी नहीं होगी और सरकार जो है लिखित में आश्वासन देगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि वो है कानून में संशोधन करेगी कि अगर जो प्राइवेट प्लेयर है और किसानों के बीच में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो है कोर्ट में जा सकते हैं। पहले जो कहा गया था कि एसडीएम के पास जा सकते हैं, अब उस पर भी जो है सरकार पीछे हट गई है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि जो बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है उस पर भी जो है अभी ड्राफ्ट है, अभी सरकार उसको लेकर आने वाली नहीं है। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार जो बातें कह रही है वो उस पर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और तीनों कानून जब तक वापिस नहीं होंगे तब तक जो है किसान पीछे हटने वाले नहीं है और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का बिगुला बच चुका है। किसानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो आंदोलन है और तेज होगा तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संकट है और एक बड़ी चुनौती जो है खड़ी हो गई है। तो उसको लेकर बातचीत करते हैं भानु प्रताप जी है जो लगातार इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और किसानों के बीच पहुंच भी रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं? सरकार कह रही भी अगर हम नरम रुख अपना रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, तो थोड़ा आप भी पीछे हट जाइए, समाधान हो जाएगा। नहीं, देखिए सरकार की मांग क्या है, क्या मांग है सरकार की, वो किसानों की मांग क्या है। किसानों की बहुत सीधी सी 2 मांगे हैं, 2 बातें हैं और कुछ भी नहीं। नंबर 1, तीनों जो आपने कानून किसान विरोधी बनाए हैं आप उन तीनों कानूनों को वापस लो। नंबर 2, जो एमएसपी है उसके लिए आप कानून बनाओ। मैंने पहले भी कहा है, बार बार मैं ये बात कहता हूं, हालांकि इसमें और कुछ जो जरूरी हैं, जिस तरह से ये 2 मांग बहुत जरूरी हैं, इनका पूरा होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से कुछ और मांगे भी हैं किसानों को वो रखनी चाहिए थी। लेकिन किसानों का दिल बहुत बड़ा है, किसानों ने बहुत ही बड़े दिल के साथ बहुत सोच समझ के केवल ये 2 मांगे रखी हैं और मांगे नहीं रखी। और इन दोनों मांगों पर ये जो सरकार बार बार चक्री घूम रही है या घुमा रही है और गुमराह करने की और बेवजह का एक जाल बुन रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या किसानों ने कभी भी ये मांग की कि आप एमएसपी पर आश्वासन दीजिए कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे? नहीं की ना। किसानों की मांग थी एमएसपी को कानून के रूप में आप लेकर आइए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। आप कानून से नीचे कोई खरीदे ना। अब भी किसान ये कह रहे हैं कि निश्चित लेकर आइए, निश्चित रूप से। हाँ। भाई आश्वासन देखिए, आप किस बात पर विश्वास करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा, आप माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो इसका मतलब यह है बीजेपी सरकार है, यानी मोदी सरकार है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए, उनको उस लाइट में देखना, उस प्रकाश में देखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? जब प्रधानमंत्री जी आए, जिस समय ये 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रहे थे, तो उस समय की 2-3 बातें कि आप उनको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी ने कहा आधार कार्ड, सरकार का बड़ा जबरदस्त विरोध किया यूपीए सरकार का और कहा यह नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 2, जीएसटी, उसके विषय में लगातार इतनी मतलब मजबूती के साथ में विरोध किया प्रधानमंत्री ने कि किसी हालत में जीएसटी नहीं होनी चाहिए और उनका कहना था कि जीएसटी अगर लागू कर दी गई तो बाकी जो छोटे किसान, छोटे जो व्यापारी हैं उनका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 3, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, उसके विषय में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं। इसके अलावा जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो उस मैनिफेस्टो में 2 करोड़ नौकरियों की बात आप जानते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात, ये सारी की सारी चीजें हैं और न जाने कितनी कितनी भलाई की इस देश के विषय में बात की और एक बहुत बढ़िया सा नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कह रहे थे इसीलिए तो कानून लेकर नहीं, मैं किसानों के अच्छे दिन आ जाए। मैं अरुण जी बता रहा हूं अच्छे दिन कैसे आए। इन 7 सालों में जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता को संभाले हैं, उस दिन के बाद से देखिए पहला 1 साल, क्योंकि उस तब तक तो कुछ पता नहीं लगी, और उसके बाद में जिस तरह की चीजें हुई और विशेष रूप से आज जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं इस पल में, पिछले 5 सालों को देख लीजिए, इस देश का जितना बेड़ा गर्क हुआ है, जितनी इस देश की
अवनति हुई है, जितना ये देश बर्बाद हुआ है और पीछे चला गया, और हर चीज में, एक क्षेत्र में पीछे नहीं गया, हर क्षेत्र में पीछे चला गया है, इतना पहले कभी नहीं था। तो क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि यही अच्छे दिन है? दूसरा जो मैंने अभी आपको बताई, एफडीआई, आधार कार्ड, जीएसटी, तीनों आपने लागू किए। आप तो विरोध कर रहे थे, आप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अब आपने लागू किए। तो और एक चीज और आप देखें कि नोटबंदी में आपने 4 चीज बताई। नंबर 1, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नंबर 3, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और नंबर जो 4 है वो देश में एक और जो एक चीज मुझे ध्यान नहीं आ रही इस समय, काला धन खत्म हो जाएगा। काला धन खत्म हुआ? नहीं हुआ। जाली नोट खत्म हुए, जितने पहले बनते थे उससे ज्यादा। 2000 के नोट नहीं दिखाई दे रहे। 2000 के नोट इसीलिए नहीं कि 2000 के नोट बड़ी मात्रा में जाली बनने लगे, 500 के नोट भी बनने हैं, और इसीलिए बंद करने पड़े कि लगभग 40% तक हमारे देश में जाली नोट, और वो भी 2000 के इस मार्केट में आ गए थे। तो आपने जाली नोट जिसकी बात करी वो नहीं खत्म हुए। आतंकवाद से आप भी आज भी आप लगातार उसी स्पीड से जूझ रहे हो, तो वो नहीं खत्म हुआ। काला धन वापस नहीं आया। भ्रष्टाचार को इतना कानूनी जामा पहना दिया है कि आज भ्रष्टाचार मतलब कानून का रूप ले चुका है, और तबीयत से हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से लेकर अब तक का ये सारा हाल है, तो किस बात पर विश्वास करें? आप कह रहे हैं भलाई की बात, और मैं बार बार ये कहता हूं कि भलाई जो आप कह रहे हैं, कैसे आप भलाई करेंगे? आप कह रहे हैं कि विश्वास जो है वो खत्म हो गया है। निश्चित रूप से। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पर या उनकी कैबिनेट पर इस देश को, मुझे ही नहीं, इस देश के किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जो काम करेंगे उस काम से एक तो आप सबूत दिखाएंगे कि हाँ आपने जो काम किया उससे देश की भलाई हुई, आपके हर कदम से देश की बर्बादी हुई। आज मैंने कुछ किसान नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो तीनों काले कानून हैं ये हमारे लिए डेथ वारंट है, और डेथ वारंट पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वो वापिस ही होने चाहिए। तो क्यों करेगा? अगर किसान इस बात को मान रहा है, इस बात को समझ रहा है कि ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो हम कोई भी क्यों उस पर साइन कर। और बिल्कुल मैं आपको डेथ वारंट बताऊंगा कैसे। ये सरकार जो है ना, जिस तरह से जो पूंजीपति और उद्योगपति उनके लिए काम कर रही है, ये सरकार पूरे देश को तबाह करने पर तुली हुई है। देखिए, आप इसे क्या कहेंगे? मैं आप बहुत सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति सरकारी एक महकमे में किसी पद पर बैठा है और वो उसमें कहीं फेवर करता है, सरकारी जो उसके अधिकार हैं उनका मतलब दुरुपयोग करके किसी अपने मित्र का, किसी अपने साथी का या किसी व्यक्ति का कुछ पैसे लेके अगर फेवर करता है, तो ये बेईमानी कही जाती है? नहीं कही जाती। जब प्रधानमंत्री जी खुद प्रधानमंत्री होके रिलायंस का प्रचार करें, प्राइवेट कंपनी का प्रचार करें, जियो का प्रचार किया सबको मालूम है, और प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखे इस तरह से, आप देखे ऐसे देखा ना मुकेश अंबानी कैसे कंधे पर, मतलब एक बिजनेसमैन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के ले जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। आपको बिल्कुल उसने अपनी जेब में रखा हुआ है। एक बिजनेसमैन, ठीक है, उनके साथ में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, और जो अगर कुछ भले के लिए हो सकता है कानूनी दायरे में, जिससे बाकी जनता पर जरा सा भी असर नहीं पड़े, तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन वो आपको कंधे पर हाथ रख के ले जा रहा है, और आप जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं आप उसी तरह से सारे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुकेश अंबानी के सब उसके लिए सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियो का आपने प्रचार किया तो बीएसएनएल को आपने मिट्टी में मिला दिया। तो कैसे किसानों ने बिल्कुल देखिए इसकी बाइकआउट करने की बात की, जियो की बाइकआउट करने की बात की, कहा कि सारे सिम जो है पोर्ट कराए जाएंगे। नहीं, देखिए आप, मैं तो बहुत पहले से इस बात को कर रहा हूं। मैं तो सीए एनआरसी के जो आंदोलन था, मैंने तो बहुत खुले रूप में कहा था, केवल जियो का नहीं, रिलायंस के सभी उत्पादों का जो भी हो, रिलायंस पेट्रोल का, रिलायंस डीजल का, जितने भी चीजें हैं, और जियो, इन सब का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और केवल इनका नहीं, अडानी के जितने प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, और साथ में लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट है पतंजलि के, उन सब का जो है बायकॉट करना चाहिए। सरकार फंस गई है बुरी तरह। सरकार पहले से ही फंसी हुई थी। सरकार ये समझ रही थी कि अपने अहंकार में कि जो वो कर रही है ठीक है, और जैसे अब तक तुम करते आए हो, कोई नहीं बोला है, और अगर कोई भी बोला है तो सरकार ने किसी की बात की परवाह नहीं करी, किसी की सुनी नहीं, और ये सारी चीजें लागू करते रही। तो उसने ये समझा कि अब जो तुम कर रहे हो, किसान भी, ये तो बेचारा अनपढ़ है, किसान गरीब है, कमजोर है, और सच है 80% किसान जो बहुत कमजोर है, सीमांत किसान है या लघु छोटा किसान है, तो उसमें उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो संघर्ष कर सके।
यही चीज मान के सरकार ये सब करती रही, लेकिन सरकार ये नहीं जानती किसान इतना कमजोर भी नहीं। और किसानी क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके जीवन पर आए, उसका जीवन ही बिल्कुल दांव पर लग जाए, उसके परिवार का, उसकी बच्चों का जीवन ही, उनका भविष्य ही पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर पहुंच जाए, तो कौन नहीं लड़ेगा, कौन नहीं संघर्ष करेगा। इसीलिए किसान संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष बिल्कुल जायज है। बिल्कुल सही कहा कि डेथ वारंट, ये डेथ वारंट ही है। अपनी आंखों के सामने किसान न केवल खुद को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, सबको बर्बाद अपनी आंखों से देखेगा। होना यह चाहिए था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस मोदी सरकार को यह चाहिए था कि जो आप काम कर रहे हैं इससे किसानों की आय, जो आप कह के चल रहे कि 2022 तक दूनी कर देंगे, आप इससे किसानों को दुगनी तो छोड़िए, आधी रह जाएगी किसानों की आय। ये जो हालत आप करने जा रहे हैं, और आधी अगर किसानों की आय हो जाएगी जो आज की तारीख में है, और कर्जा इतना बढ़ जाएगा, जो आत्महत्या किसान आज कर रहे हैं, इससे 4 गुना आत्महत्या बढ़ जाएंगे। मोदी तो सरकार ये डेथ वारंट है। मोदी सरकार कह रही है आप इस कानून को सुधार लो जितना भी सुधारना है, लेकिन हम इसको वापस नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं इसी को सुधार लो ना। नहीं तो ठीक है, अगर मोदी सरकार को ऐसा लगता है फिर सुधार ही क्यों कर रहे हो आप? कल तो आप ये कह रहे थे कि ये जो किसान हैं ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, तो इन आतंकवादियों से, इन पाकिस्तानियों से तुमने बात क्यों करी भाई? और अगर तुमने बात करी तो चलो मान लेते, बात के बाद तुम संशोधन करके भी उनको दे रहे हो, तो नहीं, किसको बहकाएगा? अगर इन्हें बहकाएगा तो तुम संशोधन करके क्यों दे रहे हो? फिर तुम इन्हें बताओगे भाई यही चीज सही है, फिर तुम इनसे पीछे क्यों हट रहे हो? फिर तुम यूं क्यों कह रहे हो कि एसडीएम की बजाय जो अदालत है, वो अदालत अब इस मसले को देखेगी, किसान कोर्ट में जा सकेगा। हालांकि मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि किस कोर्ट की बात कर रहे हो, जिस कोर्ट के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज की तारीख में इस देश के लोगों को इस देश की अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। आप कह रहे हैं भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नीचे से लेके। कह रहे हैं शक्तिकांत दास कह रहे हैं इस देश में इतना लोकतंत्र है, उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है, इतने जो भी बड़े बड़े सुधारण हो लागू नहीं किया जा रहा है, वो तो कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र ही ज्यादा है। हाँ, अब आई ये बात आई। हाँ। इस देश में लोकतंत्र ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान होगा। टैक्स में हम नीचे जा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको अरुण जी, आपको ध्यान होगा, मैंने जो है अब से करीब 2-3 महीने पहले आप ही ने मेरी रिकॉर्डिंग करी होगी, मैंने उसमें कहा था, बहुत मजबूती के साथ कहा था, यह सरकार इस देश में राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। राजतंत्र का मतलब है एक राजा का राज, एक राजा बाकी सारे प्रजा, यही है राजतंत्र। और उसमें जो है अपनी मर्जी से राजा बन के बैठ जाता है, जैसे कि पहले राजतंत्र में होता था, उसमें जनता को कोई अधिकार नहीं होता चुनने का। तो ये लोकतंत्र जो है ना, ये लोकतंत्र, ये संविधान के द्वारा दिया गया लोकतंत्र, ये लोकतंत्र जो लोगों को अपनी बात कहने का, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है, जो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें आजादी मिली है, जो हमारा मूल अधिकार है, ये उस आजादी को छीनना चाहते हैं। और ये आजादी ने खल रही है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोले नहीं, कोई भी सरकार के खिलाफ कदम नहीं उठाए, कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करे, कोई भी संघर्ष नहीं करे, यही चाहती है सरकार। तो ये जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है, यही बार बार कह रहे हैं, इसीलिए लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात मैंने बार बार ये बात की, फिर आज इसको दोहराता हूं जरा सी देर में। तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख सेनापति बनाना, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको जनरल विपिन रावत को बनाया गया है, तो तीनों सेनाओं के ऊपर एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी बनाना। मतलब सीधा है कि पहले जो हमारी तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के अंडर में थी, अब राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है, अब तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो सेना को हाथ में ले लिया। तो किस लिए? जब व्यक्ति तानाशाह होता है, जब व्यक्ति राजतंत्र की तरफ बढ़ता है, तो सबसे पहले सेना हाथ में लेता। वही प्रधानमंत्री ने किया। और अब ये आरएसएस के जो नीति आयोग के जो भी सज्जन हैं, जो कांत क्या नाम है उनका, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो वो है नहीं, शक्तिकांत दास नहीं है, वो जो भी है सज्जन, अमिताभ कांत, जो अमिताभ कांत ये हैं, वो क्योंकि आरएसएस के व्यक्ति हैं और नीति आयोग में बैठा रखे हैं, जिस तरह से हर विभाग में आरएसएस का आदमी इस सरकार ने बिठा दिया गया। तो उनका कहना ही यह है कि भैया लोकतंत्र मतलब लोग किसी हालत में बोल नहीं पाए, लोग किसी हालत में अपने मत को व्यक्त नहीं कर पाए, और इसीलिए वो जो बात कही जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसका मकसद ही यह है कि केवल एक ही इलेक्शन, विधानसभाओं के भी इलेक्शन नहीं होंगे, सब खत्म कर दी जाएंगी। जिस तरह से जीएसटी के माध्यम से
इन्होंने खत्म कर दिया सारा सब कुछ, कि जो राज्यों का पैसा है, राज्यों की जीएसटी है, वो भी राज्यों को नहीं दी गई, वो खत्म कर दी गई। इसका मतलब राव साहब दानवे है, राज्य मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मामले के मंत्री है, राव दानवे साहब, वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान का हाथ है इस सब के पीछे। नहीं, देखिए, चीन और पाकिस्तान का अगर हाथ है तो आप पाकिस्तान के विषय में तो कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी चीन के विषय में नहीं बोला, तो बोलिए ना आप, अगर चीन और पाकिस्तान का हाथ है। और बड़े अफसोस की बात है, फिर ये कह रहा हूं कि जिन्हें आप पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते थे, उन्हीं से आप बात कर रहे हो। अब आप उन्हें पाकिस्तान का हाथ बता रहे हो उनके साथ में, और चीन का हाथ बता रहे हो। तो जिनके साथ में चीन का हाथ है, जिनके साथ में पाकिस्तान का हाथ है, फिर उन्हें बुला बुला के जो है विज्ञान भवन में काय को मीटिंग कर रहे भाई? क्यों कर रहे हैं आप मीटिंग उनको, जब इनके पीछे हाथ है? और आपकी हिम्मत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना साहस नहीं है कि चीन का नाम तक ले लें। और स्थिति यहां तक है चीन के विषय में, अगर आप देखें कि वहां अरुणाचल प्रदेश के पास, अरुणाचल प्रदेश और जो उसकी सीमा है, जो भूटान की सीमा के पास 4 से 5 गांव बना लिए हैं। ठीक है, बना ये स्थिति। एक बार फिर से हम जो है किसानों के मुद्दे पर आते हैं। किसानों ने आज जो है सिरे से खारिज कर दिया, किसान जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार जो है कह रही भाई हम तो पीछे बैठ गए, तो आप तो बिल्कुल अड़े हुए हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? किसान आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सारे हाईवे को बंद कर देंगे, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। 14 तारीख को जो है पूरे भारत को फिर से बंद करने की बात है, पूरे देश में फिर आंदोलन होगा। इससे पहले 12 तारीख को भी कहा जा रहा है कि जो हाईवे है उसको फ्री कर दिया जाएगा, टोल फ्री कर दिया जाएगा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो पूरा मामला देखिए अरुण जी, बहुत सीधी बात है। हाँ। मरता क्या ना करता। हाँ। जब आपने किसानों के गले में फांसी का फंदा डाल के खींच ही रहे हैं आप, तो फिर किसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने के लिए, और जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनकी गुलामी से अपने आप को आजाद देश में आजाद रखने के लिए संघर्ष तो उस करेगा ही, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सरकार अगर नहीं मांग रही, सरकार चाहे जो भी कहे, आप जरा भी पीछे नहीं हट रहे, इसमें आगे पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है। सरकार से बहुत छोटी सी डिमांड है, ये तीनों कानून आप वापस लीजिए, रद्द कीजिए, आप एमएसपी को कानून बनाइए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो सरकार ये कह रही है, किसान संशोधन की मांग नहीं कर रहा, किसान आपसे किसी तरह की इसमें हेरफेर की बात नहीं कर रहा, किसान का सीधा वापस लो, कानून बनाओ, एमएसपी का, बात खत्म। आप वो नहीं कर रहे तो संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमको सरकार से बात करने जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि हमारी रणनीति कैसे और इतनी मजबूत हो ताकि सरकार इन कानूनों को वापस ले। हमारी सिर्फ किसानों की जितनी भी नीति होनी चाहिए, वो जितना भी फोकस करें इसी बात पर करें कि चाहे दिल्ली को चारों तरफ से जाम करना पड़े, चाहे पूरे देश में आंदोलन जबरदस्त तरीके से करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारी रणनीति वो होनी चाहिए, हमें बैठ के वो बनानी चाहिए। हमें किसान से बात करने की हमें जरूरत नहीं। जो बात कही जा रही है, इसके बाद जो है गोदी मीडिया कह रहे हैं तो अति हो गई है, ये तो इसी को लोकतंत्र की अति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सब हो रहा है, इस सब को लेकर वो कह रहे हैं कि बड़ी अति होगी है, यही लोकतंत्र की अति है। दूसरों का दूसरे जो लोग हैं उनके अधिकार का हनन हो रहा है, गोदी मीडिया दिखा रहा है। वो ये भी कह रहा है कि ये जो किसान है, ये जो थोड़े बहुत किसान है, वो बता रहा है ये जो थोड़े बहुत किसान है, जो बाकी जो किसान जो अपने घर में बैठे हैं इस कानून के समर्थन में, उसके साथ अत्याचार है। जो बाकी किसान तो इसके समर्थन में भी होंगे कुछ लोग, उनके साथ अत्याचार हो जाएगा अगर गोदी मीडिया गुलाम। वैसे तो गुलाम की बात पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन गुलाम की इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उसे यह तकलीफ नजर आ रही है, जबकि कहीं भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। यही बात जो शाहीन बाग का आंदोलन था उसके विषय में भी कही गई थी, जबकि मैंने पहले भी कहा था कि जो किसान घर बैठे हैं इस कानून के समर्थन में, बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं, उनके साथ अत्याचार है। अगर सरकार, जो किसान घर में बैठे हैं, आप जाके देखिए, गांव गांव से, घर घर से किसान आया बैठा है। आप खुद गए हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, गोदी मीडिया ने भी देखा है, उसके बावजूद भी वो इस तरह की वाक़या। आप देखिए अरुण जी, आप देखिए कि जब हाईवे पे दोनों तरफ 25 किलोमीटर तक ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, किसान हो, और यही हाल टिकरी बॉर्डर का है, जब चारों तरफ इतने हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो चंद लोग हैं, वो केवल यहीं से आके बैठे हैं। वो हर तरफ से, कल आपने देखा, आपने पूरे जो कई मीडिया हैं उन्होंने दिखाया है कि पूरे देश में कहां कहां किसानों के पक्ष में और खुद किसानों ने आंदोलन किया है। वो तमिलनाडु में भी था, वो केरल में भी था, वो आंध्रा में भी था, वो कर्नाटक में भी था, वो महाराष्ट्र में भी था।
हर जगह तो आंदोलन हुआ है, आप कैसे करें? बिहार में भी आंदोलन था। आप मानते हैं मीडिया के सामने जो नहीं, देखिए गुलाम की कोई लाचारी नहीं होती, गुलाम तो हुक्म बजाता है। और गोदी मीडिया इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो गुलाम है, सरकार का गुलाम है, और सरकार की गुलामी वो करना ही उसका जीवन का जो उद्देश्य है। सरकार भी तो ये कह रही है भाई हम तो किसानों के साथ है, सरकार भी ये कह रही है हम किसानों के साथ है, किसान हो देश की रीढ़ बता रही है, और किसानों के आंदोलन को जो मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, अगर किसानों के साथ है सरकार, हाँ, तो एक सवाल और जोड़ दूं। इसी तरह से सन्नी देओल कह रहे हैं मैं बीजेपी के साथ और किसानों के साथ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो बीजेपी के साथ है वो इस देश के साथ नहीं हो सकता, बहुत सीधी सी बात है। वो तो किसानों के साथ की बात क्या कर रहे हैं? जो भी व्यक्ति इस समय बीजेपी के साथ में है, आरएसएस के साथ में है, वो व्यक्ति इस देश के साथ में कतई नहीं हो सकता। ये सबको समझ लेना चाहिए, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार किसानों के साथ में है, अगर आप किसानों के साथ में हैं, तो आपने कहा था, आपके मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी के 2014 से ही, कि आएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं बता रहा हूं। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मतलब यह है कि किसानों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और वो ये थी कि जो उसकी लागत है, और लागत तो उसकी मेहनत है, उसका 1.5 गुना होना चाहिए। अगर 1.5 गुना उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, ईमानदारी से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं बैठता हूं साथ में, और बल्कि जितने भी उसके पास में उसके अपने अर्थशास्त्री हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस सबको बैठा लो साथ में, और कैलकुलेट करके बता दें हमें आज की तारीख में ईमानदारी से, अगर C2 जो स्वामीनाथन कमीशन का, उस पर 50% और दे दिए जाए, तो जो गेहूं का MSP सरकार ने 1975 रुपए निश्चित किया हुआ है, वो करीब 2800 रुपए जाएगा, 1.5 गुना होगा। और आप इसी तरह से हर चीज का लगा लीजिए, इसी तरह से ज्वार का भाव बढ़ेगा, इसी तरह से बाजरा का बढ़ेगा, इसी तरह से मक्का का बढ़ेगा, इसी तरह से धान का बढ़ेगा, इसी तरह से दालें जो हैं उनका भाव बढ़ेगा, मतलब इससे 1.5 गुना वहां तक जाएगा। दूसरी बात, जब ये कहा इन्होंने कि आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? आय दुगनी नहीं हुई। 2022 में करेंगे, 2022 ये 2022 का अगर 2122 भी हो जाए तो भी नहीं कर सकते ये दुगनी, क्योंकि नियत नहीं है इनकी। अगर ये दुगनी करने वाली बात होती तो सबसे ईमानदारी से एक काम करते, जो सरकार को सिर्फ 2 ही काम करने थे। नंबर 1, किसानों का बिना किसी भेदभाव के, अमीर हो गरीब हो, छोटी जोत वाला हो बड़ी जोत वाला हो, बिना किसी भेदभाव के एक बार सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करते। पहले मेरी बात सुन लीजिए अरुण जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरी तरह से उनका कर्जा माफ करते हैं। नंबर 2, जो MSP है, इतना भी अगर कर देते कि जो MSP तुमने आज निश्चित कर रखी है, इस MSP को ईमानदारी से किसानों को दिलवा देते। इस MSP को जो तुमने निश्चित कर रखी, C2 नहीं है, C2 तो इसकी 1.5 गुना होगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसको भी दिलवा देते तो मैं कह सकता हूं शायद किसान की आय दुगनी नहीं तो कम से कम 1.5 गुना जरूर हो जाती और वो कर्ज से मुक्त हो जाता। आप तो ये भी नहीं कर सके, तो आप जो सारी चीजें कर रहे, बात करने में क्या जाता है? बात तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको कोई रोक तो नहीं रहा, जो आपके मन में जो चाहे कहिए। सर अब क्योंकि इतना सब होने के बाद किसान जिस तरह से डटा हुआ है और सरकार भी डटी हुई है, वो भी कह रहे हैं हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ये जो हट है, क्या लग रहा है अब सरकार पीछे हटेगी तो कब तक हटेगी अगर किसान पीछे नहीं? देखिए अरुण जी, हम नहीं जानते कि किसान कब तक, वो सरकार कब तक पीछे हटेगी, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा ये पहले वाली सरकार नहीं है, 56 इंच वाली और वाली सरकार। देखिए मैंने बार बार हर मंच से बात कही है, और फिर आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, या तो सरकार पीछे हटेगी, इन तीनों काले कानूनों को वापस लेगी और MSP को कानूनी दर्जा देगी, कानून बनाएगी MSP के लिए, या अब की बार इस बार ये सरकार ही साफ हो जाएगी। दोनों में से एक, ये सरकार के ऊपर निश्चित है। अगर सरकार बने रहना चाहती है तो निश्चित रूप से किसानों की मांग जितनी जल्दी हो सके मान ली जाए, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, MSP को जो है कानूनी दर्जा दिया जाए, MSP के लिए कानून बना जाए। और अगर सरकार यही समझ रही है कि तुम जो कर दोगे ठीक है, और जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रही है, और किसानों के खिलाफ भी पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को, सेनाओं को, इनको भी इस्तेमाल करना चाहती है,
कर ले जिसको जो करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान अब तभी हटेगा जब ये कानून होंगे, नहीं तो सरकार हटेगी। दोनों में से एक चीज जरूर हटेगी। अभी किसान और बाकी लोग ये भी कह रहे हैं मोदी जी मन की बात करते हैं, सारी बातें होती है। पहले कहा जाता है कि भाई मनमोहन सिंह जो है शांत रहते थे, बातचीत नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। मोदी जी जो है बहुत अच्छा बोलते भी हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं। किसानों से कहा जा रहा है कि मोदी जी को कम से कम बातचीत करनी चाहिए। देखिए क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं? ये जो है ना, ये जो बात की मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। मोदी जी कुछ नहीं जानते बोलना, कुछ भी। ये तो जो मोदी जी का गोदी मीडिया है, जो उनका आईटी सेल है, ये वो प्रचार करता है कि मोदी जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस मन की बात की कर रहे हो या मोदी जी के जो भाषण की, इस देश में आज की तारीख में, दुनिया की बात तो नहीं करता हूं, पर इस देश में आज की तारीख में मोदी जी के भाषण पर, मोदी जी के मन की बात पर जितनी ज्यादा डिसलाइक मोदी जी को मिलती है, किसी भी बोलने वाले को आज की तारीख में देश में नहीं मिलती। और यह इस बात का संकेत है कि मोदी जी, मन में तुम्हारे में कुछ भी लड्डू फूटे, तुम कुछ भी मान लो, अपने आप को चाहे जो समझ लो, पर इस देश की जनता आपको समझ चुकी है कि आपको ना तो बोलना आता है, ना आप कुछ करना जानते हैं। आप सिर्फ तानाशाह हैं और तानाशाही करके दिखा रहे हैं, और देश की जनता को, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या किसानों से बातचीत? देखिए, मैंने तो बहुत पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कहा था, माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत सिंपल सीधे, इस देश में उनका मान कई गुना बढ़ जाता, कई गुना, और बहुत मजबूत वो हो जाते। उनको काम ही ये करना चाहिए था कि जाते किसानों के बीच में बैठते और किसानों की बात सुनने के बाद खड़े होके 1 मिनट में ये कहते, मुझे किसानों की जो भी मांगे हैं वो पूरी तरह से मंजूर हैं। ये काला कानून अभी मैं जा रहा हूं, संसद का सत्र बुला रहा हूं, और ये परसों तक मैं लाके, बल्कि कल तक ही होगा, कल तक मैं लाके राष्ट्रपति जी के साइन करा के और परसों तक नोटिफिकेशन करा के मैं आपको दे दूंगा। परसों तक बैठो, बस यही ये काम करना चाहिए था। ये होता काम सबसे बढ़िया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अभी जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है और ये सारे मुद्दे दब जाएंगे। देखिए, आप शुरू से देखें, जो लोग कह रहे हैं उनका कहना भी बहुत सही है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा जो ज्वलंत मुद्दे देश के होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए सीधे मुद्दे होते हैं, जब भी उन मुद्दों पर आवाज उठती है, जब भी उन मुद्दों पर संघर्ष होता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाए हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आए हैं जिससे असली मुद्दे दब जाते हैं। निश्चित रूप से ये काम होगा, ये जनसंख्या वाला भी लाएंगे, और ये जो है ना, मतलब वो जो है एक सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड जो है उसको भी लेके आएंगे। ये सारी चीजें होंगी, तो ये सरकार का काम है, सरकार करे। हम तो यही कह सकते हैं और हम तो यही करेंगे भी कि अपने सारे साथियों को, इस पूरे देशवासियों को समझाएंगे, बीजेपी की इस चाल को हमें पूरी तरह से नाकामयाब करना है, किसी हालत में सफल नहीं होने देना। कोई भी मुद्दा उठाए, लेकिन साथियों अपने मुद्दे से भटकना नहीं। एक कहावत सुनाता हूं, बहुत 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, अरुण जी समझोगे। एक मंडी में अनाज तुल रहा था, तो जो अनाज तोलने वाला था ना, वो अनाज पहले तुलता था, अब तो मशीन से तुलता, पहले तराजू से तुलता था 5 किलो अनाज, एक धड़ी, मतलब 5 किलो एक धड़ी हो गया, तो 1 2 3 ऐसे करते करते वो पहुंच गया 56 धड़ी पर, तोलते हुए 56 धड़ी पर जब पहुंच गया, इतने में वहां हो गया झगड़ा आपस में। अब झगड़ा हो गया तो वो भी उठ रहे वहां से, भाई उसके भी लोग होंगे जो उस झगड़े में शामिल होंगे, उठे, वो भी उठे, मारता जा और कह 56 इसको पकड़ो से 56, अरे ये कहां को जा रहा है 56। मतलब ये है कि वो किसी भी हालत में उस 56 को भूला नहीं। तो भैया, चाहे तुम जो है जो कॉमन सिविल कोड ले आओ, चाहे तुम जनसंख्या कानून ले आओ, चाहे तुम जो कुछ ले आओ, अब के किसान इस 56 को भूले ना है। ये जो कानून है ना तुम्हारे, तीनों काले कानून, हमें तो इतना याद है कि तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, बस भैया। बिल्कुल होंगे, और बिना किसी डर के होंगे, बिना किसी झिझक के होंगे, और बिना रुके होंगे, और जितना भी मजबूती से बना सकते हैं हम सब मिलके इस आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे। आप लोग तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बात